नमस्कार। सृष्टि इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संग्राम तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे द्वारा यहाँ पे एमपीपीएससी में जो प्रीलिम्स में यूनिट 6 है इकोनॉमिक्स वो डिस्कशन की जा रही। हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने वित्तीय संस्थाओं के सामान्य परिचय के बारे में डिस्कशन किया। तो जो बच्चे आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो उस क्लास को जरूर देखें ताकि आज की क्लास की जो लिंक है वो बन पाएगी। आज की जो हमारी क्लास है वो वित्तीय संस्थाओं में ही है और इसमें हम आरबीआई के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आरबीआई का इतिहास देखेंगे कि आरबीआई की स्थापना किस तरीके से हुई। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि आरबीआई के जो फंक्शन है वो क्या है, आरबीआई की संरचना क्या है और इसके अलावा आरबीआई जो बाजार को नियंत्रण करने के लिए किन किन उपकरण का इस्तेमाल करता है, यानी कि कौन कौन से टूल्स हैं जिनके माध्यम से आरबीआई मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी जो समस्याएं हैं उनसे निजात पाता है, या आप कह सकते हैं कि जनता को इनसे निजात दिलाता है। तो आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये देखिए कि जो क्लास में किस तरीके से हम पढ़ा रहे। वित्तीय संस्थाओं में सामान्य परिचय वाली क्लास हमारी खत्म हो चुकी है और आप देखेंगे कि आज की जो मैंने जैसा अभी बताया कि जो आज की हमारी जो क्लास है वो आरबीआई पे रहेगी, यानी कि ये वित्तीय संस्थाओं में ही है। और आप जानते हैं कि मुद्रा बाजार हम पढ़ रहे हैं और मुद्रा बाजार आरबीआई का रेगुलेटर होता है। तो आपको मुद्रा बाजार में आगे वित्तीय संस्थाएं पढ़ने से पहले हमको आरबीआई के बारे में डिटेल पढ़ना है। इसके बाद हमारी क्लासेस का जो शेड्यूल है वो इस तरीके से रहेगा। तो आप लोग एक बार इसको देखिए, हम इसी शेड्यूल के हिसाब से क्लास को संचालित करेंगे। चलिए देर न करते हुए हम देखते हैं कि आरबीआई की जो स्ट्रक्चर है या आरबीआई की जो स्थापना है वो किस तरीके से हुई। तो आरबीआई सबसे पहले देखिए, अंग्रेजों के टाइम पे जब इस देश में बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म होने की बात चल रही थी, कई सारे एक्ट्स हैं जो बन रहे थे, जिसमें आपके 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 के अधिनियम, ये आपने देखे होंगे। इसी संदर्भ में यूपीएससी जैसी संस्था का गठन हो रहा है और इसी संदर्भ में यहाँ पे ये बात भी की जा रही है कि यहाँ पे आरबीआई या फिर एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाए, जो एक तरीके से उस समय अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। फाइनेंशियल जो सेक्टर था वो अनऑर्गेनाइज था, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं था जो इसको सेंट्रल लेवल पे मॉनिटर कर सके। ठीक है, तो इसी के लिए एक कमीशन बनाया गया। उस कमीशन का नाम था हिल्टन यंग कमीशन या शाही आयोग और ये 1926 में बना। ठीक है, तो इस कमीशन की रिकमेंडेशन पर आपको थोड़ा सा और अगर मैं लेके जाऊं इतिहास में, तो 1927 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ। बिल पास नहीं हुआ बल्कि बिल पेश किया गया और ये बिल पास ना होते हुए ये बिल क्या हुआ, फेल हो गया और आरबीआई की स्थापना की जो उम्मीद थी वो उस समय पूरी नहीं हो पाई। आगे चल के फिर से 1933 यानी कि 1933 में ये बिल फिर से पेश किया गया और 1933 का ये जो बिल है वो आरबीआई एक्ट 1934 के नाम से सामने आता है, यानी कि ये 1934 में ये पास हो जाता है और इसी बिल के आधार पर आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन ये स्थापना कहाँ होती है? कलकत्ता में। कलकत्ता में जो स्थापना होती है, लेकिन इसका जो मुख्यालय अभी हम देख रहे हैं कि वर्तमान में मुंबई है, जो कि ट्रांसफर कब हुआ था? 1937 में। यहाँ पे आपको एक बात और जानना जरूरी है कि 1937 में ही अगर आपने 1935 का अधिनियम ठीक से पढ़ा हो पॉलिटी में, तो आपको ये पता होगा कि इस सब जो अभी का जो म्यांमार है वो उस समय का बर्मा हुआ करता था और बर्मा भी 1937 में अलग हुआ। तो आरबीआई को ही जिम्मेदारी दी गई कि वो 1937 से 1947 तक, जब तक देश आजाद हमारा नहीं हुआ, तब तक हम हमारी जो बैंक यानी कि जो आरबीआई थी वो बर्मा का जो मौद्रिक जो नीति है उसको भी रेगुलेट कर रही थी, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो मुद्रा बाजार था वो बर्मा का हमारे आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड था, है ना। अब 1947 में जब देश आजाद होता है तो आपको ये बात पता होगी कि 1947 में भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बनते हैं, भारत और पाकिस्तान, है ना। अब ये भारत पाकिस्तान अलग देश बनते हैं। पाकिस्तान तो पहले हमारा ही भाग था, यानी कि आरबीआई के अंतर्गत ही और जो रेगुलेशन हो रहा था वो हो रहा था। लेकिन एक अचानक से पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के पास कोई सेंट्रल बैंक थी नहीं, तो पाकिस्तान की रिकमेंडेशन पर भारत सरकार ने जून 1948 तक, ये डेट याद रखिए, जून 1948 तक आरबीआई को ये अथॉरिटी दी कि पाकिस्तान की जो करेंसी सिस्टम है या जो मुद्रा बाजार है उसको रेगुलेट करने का जो काम है वो कौन करेगा? आरबीआई करेगा। ठीक है, तो आरबीआई ने दो देशों का
वर्तमान के जो देश हैं बर्मा और पाकिस्तान, उनका कुछ समय तक मुद्रा बाजार को नियंत्रित किया है, साख नियंत्रित किया है, उनकी जो बैंकिंग प्रणाली को रेगुलेट करने का काम है वो आरबीआई ने किया है। ठीक है, 19 जून 1948 तक। और इसके बाद एक और बड़ी बात ये हुई कि जब आरबीआई का गठन हुआ था तो हमारे देश उस समय अस्तित्व में नहीं था, बल्कि ब्रिटेन अस्तित्व में था। और ब्रिटेन यानी कि ब्रिटेन की जो पूंजी है वो काफी इसमें लगी हुई थी। आप कह सकते हैं कि 96% पूंजी थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, और 4 पॉइंट के आसपास कुछ पूंजी थी वो ब्रिटिश इंडिया की थी। ठीक है, नेशनलाइजेशन का मतलब ये है यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, यानी कि हमारे राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत सरकार के द्वारा जो पैसा ब्रिटेन का लगा हुआ था वो पैसा वापस कर दिया जाता है, यानी कि दे दिया जाता है। और इस तरीके के बाद में ये 1949 में पूर्ण तरीके से भारत की बैंक हो जाती है, यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। तो ये आरबीआई का एक सूक्ष्म इतिहास है जो मैंने आपके सामने रखा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना जानना जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस कमीशन की रिकमेंडेशन पे आरबीआई की स्थापना हुई, कब हुई, किस एक्ट के तहत हुई, और इसका मुख्यालय जब ये बना था तो कहाँ था और वर्तमान में कहाँ है। तो ये सभी प्रश्नों के जवाब उम्मीद करता हूं कि आपको मिल गए होंगे। अब हम बात करते हैं आरबीआई की संरचना की। ठीक है, तो आरबीआई के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आरबीआई के स्ट्रक्चर में वर्तमान समय में 21 मेंबर है ना, यानी कि इसको बोला जाता है सेंट्रल बोर्ड, है ना। सेंट्रल बोर्ड में कितने मेंबर हैं? 21। और आप देखिए यहाँ पे जो गवर्नर है, अब एक ही गवर्नर होता है, और वर्तमान में जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। आप लोग जानते हैं 2018 से शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है ना। और 4 डिप्टी गवर्नर होंगे, जिसमें अभी अगर मैं बात करूं तो 4 डिप्टी गवर्नर में एक एमडी पात्रा है, एक राजेश्वर राय है, ठीक है, राजेश्वर राय है ना, और एक स्वामीनाथन करके हैं कोई, ठीक है, और एक और व्यक्ति हैं, उनको आप देख लेना। तो 4 डिप्टी गवर्नर है ना, और 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार के अधिकारी जो होते हैं, या केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त 2 अधिकारी होते हैं। ठीक है, 10 क्षेत्रीय बोर्ड के अध्यक्ष जो होते हैं वो नामित किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, और 4 जो है वो रीजनल बोर्ड के जो सदस्य होते हैं, उनमें दिल्ली, आपके मुंबई, कोलकाता और जो चेन्नई जो कार्यालय हैं, उनमें से एक एक सदस्य इसमें इसके जो सेंट्रल बोर्ड में है वो शामिल होता है। तो आरबीआई के जो सेंट्रल बोर्ड है उसमें 21 सदस्य हैं, जो गवर्नर सहित, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत में जो आरबीआई का जो मुख्य काम है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाना है, यानी कि मौद्रिक नीति बनाना है। और अगर आप बात देखेंगे 2016 से पहले ये मौद्रिक नीति बनाने का जो पूरा काम था वो आरबीआई की गवर्नर के हाथ में रहता था, लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की। और ये भारत सरकार मौद्रिक नीति समिति की स्थापना आरबीआई एक्ट की जो धारा है 45ZB के तहत करती है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपने सुना होगा, जो कि मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है देश पे, है ना। और इसके निर्धारण के लिए जो आपकी मौद्रिक नीति समिति बनी है वो समिति भारत सरकार बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है। और ये पहली बार इस समिति की स्थापना कब हुई है? 27 जून 2016 को। वर्तमान में इस समिति की अगर हम बात करें तो इसमें 6 सदस्य हैं, और 6 सदस्य, अब इस 6 सदस्य में आरबीआई के गवर्नर हैं वो इंक्लूड है ना। अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि इसका जो काम क्या है, मौद्रिक नीति बनाना, है ना। और मौद्रिक नीति में मुद्रा स्फीति कंट्रोल करना इसका प्रमुख कार्य है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, यानी कि वित्तीय स्थिरता। मौद्रिक नीति के जो लक्ष्य है वो क्या है? वित्तीय स्थिरता करना है, कम एवं स्थिर मुद्रा स्फीति रखना है, समावेशी विकास करना, ये आपके मौद्रिक नीति के लक्ष्य हैं। और वर्तमान में मौद्रिक नीति समिति के सामने जो लक्ष्य रखा है वो ये है कि ये मुद्रा स्फीति को 4+-2 के बीच में रख सकता है, यानी कि 6 से अधिक मुद्रा स्फीति नहीं होनी चाहिए और 2 से कम मुद्रा स्फीति नहीं होनी चाहिए। दोनों ही अवस्था में ये अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक होती है ना। तो ये इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो एक बार इसको रीड कर लें, मैंने बता दिया है। हाँ, देखिए 2014 से पहले मौद्रिक नीति समिति की बैठक में और
2014 के बाद में कुछ अंतर है। वो ये है कि 2014 से पहले मौद्रिक नीति कमेटी जो है, उस समय गवर्नर हुआ करते थे, तो वो 4 बार जो है मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती थी तिमाही आधार पे, और मध्य तिमाही पर भी बैठते थे। तो एक तरीके से 8 बार ये समीक्षा होती थी। लेकिन 2014 के बाद 6 बार मौद्रिक, एक तरीके से आप कह सकते हैं द्विमासिक आधार पर मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है। हर 2 महीने में मौद्रिक नीति समिति बैठती है, अध्यक्षता आरबीआई करते हैं। कुछ सदस्य होते हैं वो भारत सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, कुछ डिप्टी गवर्नर होते हैं, और ये सब मिलके ये डिसाइड करते हैं कि जो रेपो रेट है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि ये रेपो रेट जो है वो बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। और ये इस संदर्भ में देखा जाता है कि वर्तमान में भारत की जो अर्थव्यवस्था है या जो वैश्विक सिनेरियो है, परिदृश्य है, वो किस तरीके का है, यानी कि इकोनॉमी में स्लो डाउन है या इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, क्या है। इस आधार पर मौद्रिक नीति समिति रेपो रेट, जिसको आप पॉलिसी रेट कहते हैं, आप क्या, हम सभी लोग पॉलिसी रेट करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इस सभी चीजों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एक तरीके से हम ये देखेंगे कि आरबीआई के और काम क्या है इसके अलावा। तो आरबीआई के जो फंक्शन, मेन फंक्शन में आरबीआई क्या करता है, सबसे पहले तो मुद्रा जारी करने का काम करता है। आरबीआई मुद्रा का भंडार करता है, ठीक है, यानी कि अपने पास मुद्रा का भंडार का प्रबंधन, मैनेजमेंट करता है। फटे जो नोट है उनको एक्सचेंज करता है, मुद्रा को सुरक्षित रखता है। मुद्रा जारी करने की अगर बात करें तो आरबीआई 2 से लेके 2000 तक के नोट, ठीक है, कितने, 2 से लेके 2000 तक के नोट जारी कर सकता है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत में अधिकतम वैल्यू का नोट कितने का जारी हुआ था अभी तक, तो 10,000 तक का नोट भारत की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने जारी किया था। और ये 10,000 के नोट मोरारजी देसाई के समय शायद बंद हुए थे, है ना, लास्ट टाइम पे। और अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि 2 रुपए का नोट है वो भारत सरकार या आरबीआई अभी नहीं छाप रही है ना। तो मुद्रा जारी करना और मुद्रा का प्रबंधन करना आरबीआई का प्रमुख कार्य है। सरकार के बैंकर के रूप में आरबीआई काम करती है। सरकार के बैंकर के रूप में इसका तात्पर्य यह है कि आरबीआई का मुख्य काम है कि अगर ऋण की आवश्यकता भारत सरकार को पड़ती है तो उसका प्रबंध करके इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को दे। उसके अलावा आरबीआई के पास जो इंडियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इनके जितने भी टैक्सेस से जो पैसा आता है वो इनके अकाउंट को भी मैनेज करती है। तो एक तरीके से जैसा हमारे लिए बैंक होती है वैसे ही भारत सरकार के लिए जो आरबीआई है वो बैंक के रूप में काम करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सरकार के बैंकर के रूप में काम करना। और आरबीआई का एक काम ये है कि ये बैंकों के बैंक के रूप में भी काम करता है, यानी कि आरबीआई एक ऐसा बैंक है जिसके पास सभी बैंक ऋण लेने जाते हैं। आरबीआई एक ऐसा बैंक है कि जो बैंकों को रेगुलेट करता है, बैंकों के लिए रूल रेगुलेशन बनाता है, बैंकों के माध्यम से वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है, रूल रेगुलेशन स्थापित करता है, और इसके माध्यम से आरबीआई जनता का जो पैसा है वो सुरक्षित रखता है। इसी बात को हम वित्त बाजार का विनियमन और शाख नियंत्रण भी कहते हैं, है ना, कि आरबीआई एक तरीके से कंट्रोल रखता है कि जो जनता का पैसा है वो किसी भी स्थिति में बेकार ना हो जाए या बैंक जो है वो डूब ना जाए, और इससे जनता का जो गाड़ी कमाई है वो खत्म ना हो जाए। विदेशी विनिमय पर नियंत्रण, देखिए एक एक्ट था फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और ये आया था 1999 में, ठीक है। इसके तहत आरबीआई का ये काम है कि विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो विदेशी लेन देन है, डॉलर या रुपये के बीच, यूरो या फिर रुपये के बीच या अन्य देशों की करेंसी के बीच जो लेन देन है वो आसान हो, वो सुगम हो, और इससे विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा आरबीआई ये भी देखता है कि भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो कि कई प्रकार के मुद्राओं से मिलकर बना होता है, गोल्ड से मिलकर बना होता है, वो सुरक्षित रहे। साथ ही साथ आरबीआई जो विदेशी विनिमय दर है, यानी कि जो डॉलर और रुपये के बीच में जो एक्सचेंज रेट है, कि कभी डॉलर ज्यादा हो जाता है, कभी डॉलर की जो मूल्य है वो कम हो जाता है, ये भी स्थिर रहे ताकि भारत के आयात निर्यात पे ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। क्योंकि भारत एक आयातक देश है और हमारे देश में वो जो डॉलर की वैल्यू अगर अधिक होगी, जितनी अधिक होगी उतना हमारा आयात जो है वो महंगा हो जाएगा। तो इस तरीके से कई सारे उपाय है वो विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, डॉलर और रुपए के बीच में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई काम करता है। तो आरबीआई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विदेशी व्यापार के संदर्भ में। इसके अलावा आरबीआई कई सारे सर्वे करता है और
जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उनको इकट्ठा करता है, उनका विश्लेषण करता है और जनता के हित में, सरकार के हित में योजनाओं को बनाने के लिए उनका प्रकाशन करता है, ताकि जनता के लिए सरकार जो है वो बेहतर तरीके से योजनाओं को बना सके। तो ये आरबीआई के काम है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि आरबीआई का जो मुख्य एक जो काम है, जैसे अभी हमने देखा कि बाजार पर नियंत्रण, बाजार पे विनियमन या क्रेडिट कंट्रोल। तो आरबीआई किस तरीके से क्रेडिट कंट्रोल करता है, आरबीआई के पास वो कौन कौन से टूल हैं जिनके माध्यम से आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करता है, साख नियंत्रण करता है। अब ये साख नियंत्रण क्या होता है, इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, आरबीआई के पास कुछ उपकरण हैं जिनका इस्तेमाल करके आरबीआई बाजार में साख नियंत्रण या वित्तीय बाजार को नियमन करता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एंड मेथड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मात्रात्मक उपकरण और एक होता है गुणात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण में बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात और खुले बाजार की प्रक्रियाएं आती हैं। गुणात्मक उपकरण में सीमांत आवश्यकता अनुपात, साख राशनिंग और नैतिक प्रभाव यानी कि मोरल सुएशन, और इसके अलावा एक और होता है पीएलआर, प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग। तो ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए, चूंकि ये क्लास है वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन की गई है, तो इन उपकरण पे चर्चा नहीं की जाएगी। आज की क्लास में हम इन उपकरण पे डिटेल में चर्चा करते हैं। और देखिए, यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे कि मात्रात्मक उपकरण की बात हो रही है। अब ये मात्रात्मक उपकरण किसकी मात्रा को नियंत्रित करते हैं और क्यों करते हैं, इसके लिए पहले आपको मैं कुछ चीजें समझाता हूं, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, मात्रा का मतलब ये है कि आप दो चीजें समझिए। पहली चीज ये है कि आरबीआई, हम आगे टूल्स पढ़ेंगे, उनके लिए ये जरूरी है कि ये बात आप समझें। आरबीआई मान लीजिए कभी मार्केट में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए, है ना, मुद्रा की मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाए, यानी कि पैसा मार्केट में बढ़ जाए, कहीं से आ जाए। अब पैसा जब मार्केट में आएगा तो इससे क्या होता है कि लोग जो है पैसा लेके जाते हैं और मांग बढ़ती है, वस्तुओं और सेवाओं की क्या होती है, मांग बढ़ती है। अगर मुद्रा की मात्रा मार्केट में आती है और मांग बढ़ने से क्या होता है, महंगाई बढ़ती है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के जो मूल्य में वृद्धि होती है ना। अब प्रश्न आप ऐसा भी उठा सकते हैं कि सर ये मुद्रा की मात्रा कैसे बढ़ती है और क्यों बढ़ती है। कई सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से मार्केट में अचानक से मुद्रा का फ्लो बढ़ जाता है। जैसे भारत सरकार क्या करे, मनरेगा के जो वेजेज हैं उसमें क्या करते, वृद्धि करते, तो मार्केट में मुद्रा का फ्लो बढ़ जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार पेंशन में वृद्धि कर दे, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना जैसी कुछ योजना भारत जो स्टेट गवर्नमेंट है वो निकाल दे। इसी प्रकार की मान लीजिए किसान सम्मान निधि को बढ़ावा दे दे, और भी कई सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से अचानक से मार्केट में मुद्रा बढ़ जाती है। अब मुद्रा की मात्रा बढ़ी तो लोगों के पास पैसा आया, और लोग क्या करेंगे भाई, आप ही के पास मान लीजिए कि आपके पास पैसा आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप भाग के जाएंगे और सबसे पहले कुछ ना कुछ चीज खरीदेंगे, कोई वस्तु खरीदेंगे या फिर कोई सेवा खरीदेंगे। तो जब आप सेवा खरीदेंगे इसका मतलब ये है कि मार्केट में आप क्या कर देंगे, डिमांड क्रिएट कर देंगे। और जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, अब वस्तु तो उसके सापेक्ष बढ़ेगी नहीं, तो वस्तु नहीं बढ़ी लेकिन मांग बढ़ी। और मांग क्यों बढ़ी, क्योंकि मार्केट में मुद्रा बढ़ी, और उसकी वजह से आप देखेंगे कि अचानक से महंगाई दिखाई देगी। अब यहाँ पे जो रोल आता है वो आरबीआई का आता है। आरबीआई इस महंगाई को नियंत्रित करने के लिए बाध्य है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। जैसे मैंने अभी बताया कि आरबीआई 4+-2 के बीच में इसको रखती है। क्यों रखती है, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, महंगाई अब बढ़ जाए तो इसको नियंत्रण करना आरबीआई का काम है। अब आरबीआई फिर इन मात्रात्मक उपकरण का इस्तेमाल करेगी। किनका, ये जो मात्रात्मक उपकरण हैं उनका इस्तेमाल करेगी, किसके लिए, इस मार्केट से मुद्रा को निकालने के लिए, इस मार्केट से मुद्रा को बाहर निकालने की, यानी कि मुद्रा की कमी अगर लोगों के पास हो जाए। क्योंकि देखो, अगर अपन एक हैंड पे मान लीजिए हम वस्तुएं ले लेते हैं और एक हैंड पे हम ले लेते हैं पैसा, अगर इनका बैलेंस है तो आप सोच के चलिए डिमांड और सप्लाई का जो सिद्धांत है वो ठीक चलेगा। मान लीजिए अचानक से मार्केट में पैसा बढ़ जाए तो लोग उसके पैरेलल आप देखेंगे वस्तुओं में तो वृद्धि हुई नहीं, वस्तुएं उतनी कम है, कम वस्तु होंगी, ज्यादा पैसा होगा, तो आप देखिए डिमांड और सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो गड़बड़ाएगा और इससे इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलेगी। आरबीआई के मात्रात्मक उपकरण का मतलब यही है
कि आरबीआई का काम है मार्केट से मुद्रा की मात्रा को कम करना। ठीक है, अब मान लीजिए कभी इसका उल्टा हो जाए, उल्टा क्या हो कि मुद्रा की कमी हो जाए। क्या हो जाए? मुद्रा की कमी। अब मुद्रा की कमी हो जाए, देखिए इसको जब ये मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो इसको बोला जाता है मुद्रा स्फीति। आप ये ध्यान रखना, इसको क्या बोला जाता है? मुद्रा स्फीति। अब आगे की जो हमारी क्लास होगी हम उसमें इतना कॉन्सेप्ट ना बताते हुए मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि मुद्रा स्फीति और मुद्रा अविस्फीति। जब मुद्रा की कमी हुई तो इसका मतलब क्या हुआ? मुद्रा अविस्फीति की स्थिति आ गई, मतलब मुद्रा की क्या हो गई? कमी, या मुद्रा क्या होगी? संकुचित होगी। इसके भी कई सारे कारण होते हैं कि मुद्रा क्यों कम होगी, क्या रीजन है, कई सारे रीजन है। ठीक है, अब जब ऐसा होगा तो इसके अपोजिट क्या होगा? मांग कम होगी, यानी कि लोगों के पास अगर पैसा नहीं होगा, आप खुद सोचिए अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो क्या आप मार्केट में कुछ खरीदारी करने जाते? नहीं जाते, घर रहते हैं। और जब मार्केट में खरीदारी करने नहीं जाते तो डिमांड क्रिएट नहीं होती। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वस्तुएं उतनी ही मात्रा में है, तो फिर जो वस्तु या सेवा बेचने वाला व्यक्ति है अगर उसके पास खरीदने वाले लोग नहीं आ रहे तो वो क्या करेगा? वो अपनी वस्तुओं के दाम में कमी कर देगा। ठीक है, मतलब आप जो वस्तु है उसको सस्ती करेगा ताकि लोग उसको खरीदें, तो उसके मूल्य में कमी होगी। और इसको कहते हैं मंदी की स्थिति, यानी कि कैसी स्थिति है? मंदी। और मंदी की स्थिति इसलिए भी बोलते हैं कि जब मान लीजिए डिमांड क्रिएट ही नहीं है तो हो सकता है कि वस्तुओं का उत्पादन बंद हो जाए, और जब वस्तुओं का उत्पादन बंद होगा तो इससे क्या होगा? बेरोजगारी भी पैदा हो सकती है। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट होती है मुद्रा की कमी की वजह से, इसको हम क्या बोलते हैं? मंदी या रिसेशन। और ये इस कमी को दूर करने के लिए फिर आरबीआई का काम क्या है कि भैया 2% से नीचे अगर इन्फ्लेशन रेट गई या फिर जो महंगाई है अगर उससे नीचे गई तो आप ये समझ के देखिए कि इससे क्या होगा कि फिर मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी और गरीबी जो है वो फिर बढ़ने लगेगी। तो इसके लिए आरबीआई का फिर भूमिका होती है, और आरबीआई क्या कहता है? मुद्रा की मात्रा को मार्केट में बढ़ाता है ताकि लोगों के पास मुद्रा जाए, है ना? तो मुद्रा जाए। अब ये मुद्रा कैसे मार्केट में बढ़ाता है, कैसे कम करता है? इन्हीं उपकरण का इस्तेमाल जब किया जाता है तो इन्हीं को बोलते हैं मात्रात्मक उपकरण। और ये कौन कौन से हैं इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए अब आप समझ गए होंगे कि मुद्रा स्फीति की स्थिति क्या है, मुद्रा अविस्फीति की स्थिति क्या है। मुद्रा स्फीति का मतलब है मार्केट में मुद्रा का अधिक होना और इसको कम करना है। मुद्रा अविस्फीति का मतलब क्या है? मार्केट में मुद्रा की कमी होना, और मुद्रा की कमी है तो इसको बढ़ाना है। सभी टूल्स जितने भी आगे हम टूल्स पढ़ेंगे आरबीआई के वो इसी पे बेस्ड है। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है तो आगे की क्लास आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहला टूल्स की हम चर्चा करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, खुले बाजार की क्रिया। अब ये खुले बाजार की क्रिया ये भी एक आरबीआई का टूल्स है, और इस टूल्स के माध्यम से आरबीआई क्या करती है? सरकार को ऋण की आपूर्ति करती है। जैसा कि मैंने बताया कि जो आरबीआई है वो क्या है? वो एक तरीके से सरकार के बैंकर के रूप में काम करती है। देखिए स्थिति कुछ ऐसी निर्मित होती है जहां पे आप अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ऐसा मिल जाएगा कि खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों, और इन सरकारी प्रतिभूतियों में क्या आता है? ट्रेजरी बिल्स और अन्य सारे जो प्रपत्र होते हैं उनको बेचने और खरीदने का काम करती है आरबीआई। ठीक है, प्रश्न ये है कि आरबीआई के पास ये सरकारी प्रतिभूतियां कहां से आई, और ये सरकारी प्रतिभूतियां होती क्या है? देखिए सरकारी प्रतिभूतियों को बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ नहीं, एक तरीके से कागज का एक पत्र होता है। एक तरीके से आप ये मानिए भारत सरकार के द्वारा गारंटी पत्र होता है कि ये आप ले लीजिए और इसके बदले मुझे 100 रुपए दे दीजिए, और 100 रुपए के बदले में 10 साल तक आपको 10% के हिसाब से वापस करूंगा। ऐसा भारत सरकार, देखिए इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है? उसको पैसे की आवश्यकता है तो वो क्या जारी करेगी? वो जारी करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और किसको बेचेगी? आरबीआई को। ठीक है, आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले जितने भी पैसे की आवश्यकता है भारत सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को, वो दे देगी, और जो सिक्योरिटी है वो अपने पास रख लेगी। अब आरबीआई इस स्थिति का वेट करेगी कि मान लीजिए मार्केट में इन्फ्लेशन की स्थिति है, महंगाई की स्थिति है, तो कैसे आरबीआई इस महंगाई को कंट्रोल कर सकती है? इन गवर्नमेंट सिक्योरिटियों के माध्यम से। देखिए इसमें आरबीआई क्या करेगा?
आरबीआई जब मार्केट में इन्फ्लेशन की स्थिति है तो आरबीआई क्या करेगा, बैंकों को इन सिक्योरिटियों को बेचेगा, क्या करेगा, विक्रय करेगा। और बैंक क्या करेंगे, बैंक इन सिक्योरिटी को जनता को बेच देगा। अब क्या होगा कि जब ये बैंक के पास ये सिक्योरिटी जाएगी तो ये पैसा किसके पास चला जाएगा, आरबीआई के पास। और आप समझिए मैंने क्या बोला है कि महंगाई की स्थिति में, देखिए यहाँ पे ये हम यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्रेडिट कंट्रोल कैसे करेगी। महंगाई की स्थिति में प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाएगा और मान लीजिए मुद्रा की कमी है तो प्रतिभूतियों को क्या किया जाएगा, खरीदा जाएगा। और ये सारी प्रक्रिया किसके माध्यम से संपन्न होती है, ये बैंकों के माध्यम से संपन्न होती है। और बैंक क्या करते हैं, आगे जनता को सेल करते हैं। अब देखिए जनता तो खरीदती नहीं है, खरीदता कौन है, खरीदते हैं बिजनेसमैन। आप सिंपल सी भाषा में इसको ऐसे समझिए कि आरबीआई को, भारत सरकार को अगर ऋण की आवश्यकता है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एक तरीके से बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब गारंटी पत्र, आरबीआई को देंगे कि भैया ये आप ले लो और हमको पैसा दे दो। आरबीआई क्या करेगा, वो सरकारी बॉन्ड ले लेगा और भारत सरकार को पैसा दे देगा। अब वो वेट करता है इन टूल्स, ये जो आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उनका इस्तेमाल करता है। उनका इस्तेमाल ये करता है कि मान लीजिए इन्फ्लेशन है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसलिए इसका नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशन। खुले बाजार में ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी को किसी को भी बेचेगा। इसमें चाहे बैंक हो सकते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, चाहे आम जनता हो, कोई भी। हालांकि ये सारी प्रक्रिया बैंकों के माध्यम से होगी। आप बैंक अगर खुद चाहे तो खरीद लें गवर्नमेंट सिक्योरिटी और वो पैसा क्या करें, आरबीआई को दे दें। तो ऐसी स्थिति में भी पैसा किसके पास चला जाएगा, आरबीआई के पास, यानी कि मार्केट से मुद्रा की कमी हो जाएगी और इन्फ्लेशन नियंत्रण हो जाएगा। अगर किसी उद्योगपति को इन्वेस्टमेंट करना है, भाई सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना एक तरीके से गोल्ड के बराबर आपके पास है कि रिटर्न की जो गारंटी है वो 100% है, आपको रिटर्न मिलेगा। तो लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज्यादातर बैंक करते हैं लेकिन उद्योगपति भी करते हैं। और ऐसी स्थिति में पैसा कहाँ चला जाता है, अगर वो प्रतिभूति बिक्री हो रही तो किसके पास चला जाता है, आरबीआई के पास। अब मान लो उल्टा है कि मार्केट में मुद्रा की कमी है तो आरबीआई क्या करता है, इन सिक्योरिटियों को खरीद लेता है, खुद सिक्योरिटी खरीद लेगा और बैंकों को क्या कर देगा, पैसा दे देगा, यानी कि बैंक के पास पैसा बढ़ जाएगा। और जब बैंक के पास पैसा बढ़ेगा तो बैंक क्या करेंगे, मार्केट में ऋण है वो प्रदान करेंगे और ऐसी स्थिति में मार्केट में मुद्रा का जो प्रवाह है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कंसेप्ट इतना ही है, मुद्रा स्फीति और मुद्रा अविस्फीति। अगर बात नहीं समझ में आई हो तो सिंपल सी बात यह है, रट्टा मारो जिंदाबाद। मुद्रा स्फीति के संदर्भ में प्रतिभूतियां बेची जाएंगी और मुद्रा अविस्फीति के संदर्भ में प्रतिभूतियां खरीदी जाएंगी। और ये आरबीआई जब खुले मार्केट में करता है तो इसको बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। और ये ऋण प्रबंधन का काम करता है, जो किसको देता है, आरबीआई ऋण उपलब्ध कराता है किसको, भारत सरकार को, है ना। तो ये बात आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं, है ना। पीएससी ने कई बार ये प्रश्न पूछा है। अगला टूल्स है हमारा, वो टूल्स है हमारा रेपो रेट का, है ना, नीतिगत रूप। अभी जो रेपो रेट है वो क्या है, देखिए रेपो रेट एक तरीके से ब्याज दर है। रेपो रेट क्या है, सिंपल सी भाषा में ब्याज दर। और ये ब्याज दर क्या है, ब्याज दर का, जैसे रेपो रेट वह दर है, यानी कि वह ब्याज दर है जिसमें रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जब ऋण उपलब्ध कराता है। और ये ऋण कैसा होता है, अल्पकालीन। अल्पकालीन का मतलब 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, 28 दिन के लिए, सामान्यतः 1 मंथ से कम की अवधि के लिए लोन लेते हैं। हाँ, लेकिन इस पे जो ब्याज दर है वो तो एनुअली ही होता है, लेकिन ये जो अवधि होती है वो बहुत कम अवधि के लिए जो है वो बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। और उसकी जो रेट होती है उसी को बोला जाता है रेपो रेट या फिर पॉलिसी रेट, क्योंकि इसी के माध्यम से पूरी इकोनॉमी में ये डिसाइड होता है कि ऋण कितनी मात्रा, ऋण की जो दर है वो कस्टमर को कितनी दी जाएगी और बाकी लोगों को कितने दी जाएगी। ये सब डिसाइड किसके माध्यम से होता है, पॉलिसी रेट के माध्यम से। जैसे मैंने यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझाया, इसको आप समझिए। एक तरफ आरबीआई है, एक तरफ कमर्शियल बैंक है और भी कई सारे उपभोक्ता है, ठीक है, जो आरबीआई के, जिसमें सहकारी बैंक वगैरह सब आते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, अब देखिए आरबीआई लोन देगा किसको, कमर्शियल बैंक को, तो रेपो रेट पे देगा, ठीक है। और वर्तमान में जो रेपो रेट है वो 6.5% है, यानी अब इस दर पे आपको लोन मिल रहा है तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, गारंटी के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद, जो उन्हें
उनके पास हैं वो किसको दे देंगे, आरबीआई। अब देखिए अभी मैंने क्या बोला, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत जो सिक्योरिटी बैंकों ने खरीदी होंगी वो गारंटी के रूप में किसको दे देंगे, आरबीआई को दे देंगे। आरबीआई अपने पास रख लेगा और आरबीआई क्या करेगा, मुद्रा किसको दे देगा, बैंकों को दे देगा, और ये समयावधि होगी वो इतनी होगी। तो रेपो रेट एक तरीके से अल्पकाल के लिए बैंकों को उधार दिए जाने वाली दर का नाम है, इसको अपन रेपो रेट बोलते हैं। अब प्रश्न ये है कि इस रेपो रेट में तो ये लेन देन हो रहा है, लेकिन इसका इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसको समझिए। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति है। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए आपने रेपो रेट में वृद्धि की, जैसे उदाहरण से समझिए, अभी मैंने बोला कि रेपो रेट मान लो 5% है और फिर रेपो रेट बढ़ा के 10% कर दी, तो रेपो रेट का मतलब है ब्याज दर बढ़ गई। अब आप बताइए क्या इस बढ़ी हुई ब्याज दर पे वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार लेंगे? आंसर होगा नहीं भैया, 5% बढ़े पे क्यों उधार लेंगे। तो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से क्या है, ऋण कम लेंगे, और ऋण अगर वो कम लेंगे, एक तो ऋण कम लेंगे और दूसरा मान लो ले भी लेंगे बढ़ी हुई ब्याज दर पे, मान लीजिए 5 की जगह इन्हें 10% पे ले लिया, तो अब बैंकों का काम क्या है, बैंक जो आगे अपने ग्राहक है उनको बढ़ी हुई ब्याज दर पे लोन देंगे। अब भैया मान लो कि बैंक ने तो उधार ले लिया आरबीआई से, लेकिन जो निवेश करता है, जो इन्वेस्टर है, जो जो कस्टमर है, हो सकता है कि वो ना ले, और जब वो नहीं लेगा तो उसके पास पैसे की कमी होगी और मांग में क्या हो जाएगी, कमी होगी, और मांग में जब कमी होगी तो संपूर्ण मांग में कमी होगी, यानी कि आप देखेंगे कि निवेश में भी कमी होगी और लोगों के खर्चे में भी कमी होगी, और इस स्थिति में जो मुद्रा है वो कम हो जाएगी मार्केट से, और इन्फ्लेशन की स्थिति होगी वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए इस रेपो रेट को कम किया जाए, यानी कि 5% से घटा के 4% कर दिया जाए, तो क्या होगा, बैंक ऋण लेंगे, बैंक ब्याज में कमी कर देंगे क्योंकि उनको कम ब्याज पे पैसा मिल रहा है, और कम ब्याज पे पैसा मिल रहा है तो आगे जनता को भी कम ब्याज पे पैसा में कम मिलेगा, और वो जनता भी क्या करेगी, वो भी अपना जो है मांग में वृद्धि करेगी, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, मुद्रा अविस्फीति की स्थिति से निपटा जा सकता है। देखिए आगे की क्लास में मैं आपको बता दूं कि हम जितने भी टूल्स की बात करेंगे उनमें अर्थव्यवस्था में इसी प्रकार का प्रभाव रहेगा, सेम चीजें हैं वो फॉलो रहेगी, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप लोग बस इसको समझ लीजिए कि अगर रेपो रेट में वृद्धि होगी तो मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, और रेपो रेट में कमी होगी तो मुद्रा अविस्फीति क्या हो जाएगी, कंट्रोल में हो जाएगी, है ना। तो मुद्रास्फीति और अविस्फीति के लड़ने का ही उपाय है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब देखिए यहाँ पे हमको एक चीज समझने की आवश्यकता है, वो चीज ये है, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं इसको देख लूं। हम रेपो रेट की बात करते हैं, है ना, तो रेपो रेट की स्थिति ये है कि इसमें उल्टा होता है, इसमें आरबीआई और कमर्शियल बैंक दोनों होते हैं, लेकिन होता यहाँ पे ये है कि इसमें आरबीआई जो है वो पैसा लेता है किससे, आरबीआई पैसा लेता है कमर्शियल बैंक से, उधार लेता है, और आरबीआई को कोई उधार की आवश्यकता पड़ती नहीं है। वास्तव में मान लीजिए इनके पास आगे इन कमर्शियल बैंकों के पास पैसा हो और कमर्शियल बैंक से कोई उधार लेने वाला कस्टमर ना हो, तो अब ये क्या करेंगे, मान लो इनको तो इंटरेस्ट देना है जिसने जमा किया है, तो ये क्या करते हैं कि आरबीआई को बोलते हैं कि आप हमारा पैसा ले लीजिए और इस पे हमें इंटरेस्ट रेट है वो दे दीजिए, जो भी आप देंगे। तो फिर आरबीआई कहेगा ठीक है हम आपका पैसा ले लेते हैं, लेकिन उसके बदले हम आपको ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देते हैं और आप हमें क्या करो, पैसा दे दो, और इस तरीके का सौदा हो जाता है। देखिए ऐसी स्थिति में भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो कमर्शियल बैंक है उनके पास पैसे की क्या हो रही, कमी हो रही, यानी कि पैसा किसके पास जा रहा है, आरबीआई के पास जा रहा है। रेपो रेट में पैसा घूम के जा रहा है, लेकिन यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट में उल्टा हो रहा है, यानी कि रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई जो है वो उधार ले रहा है बैंकों से, और वो रेट डिसाइड कर रहा है कि हम इस रेट पे लेंगे। यहाँ पे देखिए एक चीज और समझिए कि वर्तमान में जो रिवर्स रेपो रेट है उसको फिक्स रिवर्स रेपो रेट कर दिया है, और इसकी दर काफी दिन से यानी कि 2017 से स्थिर है, और ये 3.35 है। इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि मान लीजिए अगर आपने रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल किया, और रिवर्स रेपो रेट में क्योंकि आरबीआई को सिक्योरिटी देनी पड़ती है बैंकों को, और बैंक जो है वो पैसा देते हैं किसको, आरबीआई को, तो उधार अगर आप आरबीआई को दे रहे हैं
तो आरबीआई उस पे इतना ही ब्याज देगा। कितना ब्याज देगा? 3.3%। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप रिवर्स रेपो रेट पे आरबीआई को दे दो, आरबीआई को कोई इश्यू नहीं। अब प्रश्न ये है कि रेपो रेट, जो रिवर्स रेपो रेट है, उसको फिक्स रिवर्स रेपो रेट क्यों कहा जाता है? अभी इसको कर दिया, पहले ऐसा नहीं कहा जाता था, यानी कि अभी ये रेट फिक्स कर दिए, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फिक्स रिवर्स रेपो रेट। इस पे हम चर्चा करेंगे क्यों किया है आगे की क्लास में, लेकिन इसके प्रभाव सेम होंगे। जो प्रभाव आपके रिवर्स रेपो रेट के हैं वही प्रभाव इसके भी होंगे, है ना। देखिए मैं आगे मैंने इसको बताया, प्रभाव रिवर्स रेपो रेट के सेम है, आप इसको देख लेना। हमने चूंकि कंसेप्ट पे चर्चा कर चुके हैं, वृद्धि अगर होगी तो वही स्थिति होगी, है ना, और अगर कमी होगी तो स्थिति वही होगी। देखिए इसका मतलब ये है कि मान लीजिए रेपो रेट में, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि है, जैसे मैंने अभी बताया कि रिवर्स रेपो रेट को अभी क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया। मान लीजिए आरबीआई ये बोल दे कि भैया आप हमको पैसा दे दो, किसको? बैंकों को बोले, और हम आपको क्या करेंगे? 6% की ब्याज पे पैसा आपको हम रिटर्न देंगे। तो बैंकों के पास मान लीजिए दो विकल्प है। पहला विकल्प क्या है कि बैंक किसी कस्टमर को उधार दे, और दूसरा विकल्प है आरबीआई को उधार दे। तो उम्मीद करता हूं कि इतना कॉमन सेंस आपको होगा कि आप किसको उधार देंगे? आरबीआई को देंगे। और ऐसी स्थिति में मार्केट से पैसा शिफ्ट होकर किसके पास चला जाएगा? आरबीआई के पास। यानी कि जब रेट में वृद्धि होगी, रिवर्स रेट में वृद्धि होगी, तो इस स्थिति में भी मुद्रास्फीति से निपटा जा सकता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक का पैसा किसके पास चला जाएगा? आरबीआई के पास चला जाएगा। और रिवर्स रेपो रेट में यदि कमी होगी, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं 3.35% है, तो हम रिस्क लेना पसंद करेंगे कि हम किसी कस्टमर को उधार दे दें। भैया वहां से हमको 10% मिलेगा, मान लो आधा डूब भी गया तो भी कुछ तो रिटर्न हमारे पास आ जाएगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? मार्केट में मुद्रा का प्रवाह है वो बढ़ जाएगा, अगर रिवर्स रेपो रेट में कमी की जाती है तो। कई लोग ऐसा समझते हैं कि रेपो रेट में वृद्धि की जाती है तो मुद्रास्फीति से लड़ा जा सकता है, और रिवर्स रेपो रेट में उल्टा होता है। ऐसा नहीं, उल्टा नहीं होता, प्रभाव है वो सेम इंपैक्ट पड़ता है। आगे हम चलते हैं और आगे हम देख रहे हैं नगद आरक्षित अनुपात। देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे रेट की, और अब हम बात करेंगे रेशियो की। ये रेशियो क्या है? कैश रिजर्व रेशियो इसको बोलते हैं। और यहां पे आपको ये चीज समझनी होगी कि बैंक इस रेशियो का इस्तेमाल कब करता है, यानी कि आरबीआई इस रेशियो का इस्तेमाल कब करता है। मुद्रास्फीति अविस्फीति से लड़ने का ये भी एक टूल है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? बैंकों को अपनी कुल जमा, जिसको कुल जमा को क्या बोला जा रहा है? एनडीटीएल बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? एनडीटीएल, निवल मांग एवं समय देता। तो कुल जमा का 1% हिस्सा, कुछ निश्चित प्रतिशत हिस्सा किसके पास रखना पड़ता है? आरबीआई के पास। और ये कैसे में रखना पड़ेगा? कैश में, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? कैश रिजर्व रेशियो। देखिए एनडीटीएल शब्द का मतलब ये है नेट डिमांड एवं टाइम लायबिलिटी। आपको अगर पता हो, बैंकों के पास पैसा दो फॉर्म में जमा होता है, या तो वो डिमांड के फॉर्म में जमा होता है जिसको अपन रिकरिंग डिपॉजिट भी बोलते हैं, और एक टाइम डिपॉजिट के रूप में जमा होता है जिसको अपन फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। अब ये जितना भी पैसा जमा हुआ, मान लीजिए 100 रुपए बैंकों पे जमा हुए 15 दिन के अंदर, और इसमें से 20 रुपए जो है वो निकाल लिए गए, तो अब ये जो नेट बचा वो कितना बचा? 80 रुपए। तो इस 80 रुपए का कुछ परसेंट, और वर्तमान में कैश रिजर्व रेशियो है वो 4% है, यानी कि 80 रुपए का 4% आपको किसके पास रखना पड़ेगा? आपको रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। आरबीआई ये पैसा इसलिए रखता है कि कई बार हो सकता है कि बैंक लालच में आ जाए, और लालच में आने की वजह से वो अपना पूरा जो पैसा उनको जमा के रूप में मिला है वो पूरा का पूरा लेंड कर दें या ऋण में दे दें। अगर पूरा का पूरा आपने पैसा दे दिया, तो मान लीजिए कोई क्राइसिस की स्थिति आई और कुछ लोग आपके पास पैसा निकालने के लिए आ गए, तो कहां से दोगे? तो ऐसी क्राइसिस से बचने के लिए आरबीआई क्या करता है? इसको बैंकों को बोलता है कि ये जो रेशियो है, कुछ परसेंट हिस्सा है वो हमारे पास रखिए। अब देखिए इससे क्या होता है कि इसको समय समय पर परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। इसकी जो मात्रा है रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है, बैंकों को नकदी की समस्या से सुरक्षा प्रदान करता है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर इसके इम्पैक्ट की भी हम बात करें तो इसका भी इम्पैक्ट सेम है, और वो सेम क्या है कि मान लीजिए इन्फ्लेशन की स्थिति है, तो जो आपका सीआरआर है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो है, उसको क्या किया जाएगा?
उसको बढ़ाया जाएगा। कैश रिजर्व रेशियो को क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। वृद्धि की जाएगी कैश रिजर्व रेशियो की, तो उससे क्या होगा? जैसे मैंने उदाहरण अभी आगे भी हम समझेंगे। कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि करने से बैंकों के पास पूंजी की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। पूंजी की कमी हो जाएगी तो बैंक आगे पैसा नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। इससे तरलता में कमी आएगी, ब्याज दरों में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, और मांग में कमी होगी, और मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी? नियंत्रित हो जाएगी। उदाहरण से समझिए। उदाहरण देखिए, आगे के पेज में भी उदाहरण लिखा है, लेकिन मैं यही समझा देता हूँ। मान लीजिए 100 रुपए आपके पास टोटल आए, और अभी 4% जो है वो CRR है। अब इन्फ्लेशन की स्थिति में बैंकों को पास पैसे की कमी करना है, यानी कि मुद्रा को नियंत्रित करना है, तो RBI बढ़ा के 10% कर दे। आप सोच के देखिए, पहले जो बैंक 96 रुपीज लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती थी, अब कितना रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है? 90 रुपए। तब उसके पास पैसा खुद ही कम हो गया, तो मार्केट में पैसा कैसे डाल पाएगी? और डालेगी अगर ये जो कम हुआ है तो इसको भी किस पे डालेगी? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्योंकि ये जो घाटा है वो आपको कवर करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में मुद्रा की मात्रा क्या हो जाएगी? CRR बढ़ने से कम होगी। जैसे CRR बढ़ने से मुद्रा की मात्रा क्या हो जाएगी? कम होगी, और इन्फ्लेशन से लड़ा जा सकता है। कमी होने पे इसका उल्टा हो जाएगा पूरा, आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये CRR और SLR आगे हम देखेंगे। SLR वो भी इसी तरीके से काम करता है ना। तो चलिए आगे की क्लास में देखते हैं। यहाँ पे ये कुछ चीजें मैंने बताई हैं CRR SLR के बारे में, जो मैं अभी समझा रहा था कि अगर पैसा कम है, ज्यादा है, तो क्या स्थिति होगी, इसको आप देख लीजिए, है ना। और हम सीधे चलते हैं किस पे? SLR पे। अब SLR क्या है ना। SLR देखिए कुछ नहीं है। CRR और SLR में अगर आप वैश्विक अंतर समझें तो ये अंतर इस बात का है कि मान लीजिए अभी अभी मैंने CRR की बात की, तो CRR क्या है? कैश रखना पड़ता है, और किसके पास रखना पड़ता है? RBI के पास। अगर ये वाली बात आपको समझ में आई है, RBI के पास रखना पड़ता है कैश, CRR, तो यहाँ पे दो अंतर है कि बैंकों को अपनी कुल NDTL का एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा अपने ही पास, RBI के पास नहीं। इसमें दो डिफरेंस है। यहाँ पे RBI के पास रखा जा रहा है, यहाँ किसके पास रखा जा रहा है? अपने पास। और यहाँ पे कैश रखना पड़ रहा है, CRR में कैश, लेकिन यहाँ पे कैश भी रख सकते हो, गोल्ड में भी रख सकते हो, और सरकारी प्रतिभूतियों में भी रख सकते हो। देखिए अब आप याद करिए ओपन मार्केट ऑपरेशन, इस SLR के लिए ही बैंक क्या करते हैं? अपने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उनको खरीद लेते हैं। देखिए इससे डबल फायदा है। डबल फायदा ये है कि ये जो SLR का 1% हिस्सा अपने पास रख रहे हैं, तो उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी के एवज में रखेंगे। मान लीजिए 1 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख के और ये अपने पास रख लेंगे, और इसको बोल देंगे कि ये हमने SLR के रूप में रिजर्व रखा है। अब इससे दो फायदे, एक तो SLR के रूप में पूंजी भी सुरक्षित है, और दूसरा वो भारत सरकार का बॉन्ड है, तो उसकी वजह से उनको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो इससे फायदा है, ये पैसा उनका जाम नहीं होता, जबकि CRR पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, और SLR पे इंटरेस्ट मिलता है अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को अपने पास रखते हैं तो। इसलिए सभी बैंक जो सिक्योरिटी खरीदना पसंद करते हैं और अपने पास रखना पसंद करते हैं। इसलिए ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल है। तो SLR आप समझ गए होंगे। SLR के बढ़ने से भी वही प्रभाव पड़ता है जो CRR के बढ़ने से पड़ता है। देखिए अभी SLR की अगर बात करें तो अभी जो SLR है वो 18% है। कितना परसेंट है? 18। यानी कि अगर आपके पास इन द बैंकों के पास टोटल जो जमा NDTL यदि आया है 100 रुपए, तो 18 रुपए SLR के रूप में रखिए। यानी कि अब जो बैंक होंगे वो क्या करेंगे? 18 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेंगे, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को अपने पास रख लेंगे। अब ये जो पैसा जैसे CRR का जाम हुआ था, वो SLR के रूप में ये जाम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी उन्हें खरीद के रखी है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो उनको मिलेगा। तो ज्यादातर जो गोल्ड, हालांकि गोल्ड में भी रख सकते हैं, क्योंकि गोल्ड में एक तरीके से कैश ही होता है, तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लोग अपना जो बैंक है वो अपना पैसा वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो SLR की प्रतिभूतियों के रूप में रख लेते हैं। और दूसरा जो गोल्ड होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है कि भैया आज इतना है, आज इतना है, तो वैल्यू कैसे डिसाइड करें? तो इससे बचने के लिए भी ये क्या करते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो बैंक है वो खरीदते हैं और SLR के रूप में अपने पास रखते हैं। अब देखिए इसमें अभी मैंने जितने जो टूल्स हैं वो पढ़ाए हैं, तो उनमें अभी वर्तमान की जो दरें हैं वो क्या है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे पॉलिसी रेट जिसको रेपो रेट बोलते हैं, जो अभी कितना है? 6.5%, यानी कि 6.5%। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट ये क्या होती है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये इसको आप पढ़ना, अभी हम देखेंगे। और ये अभी कितना है? 6.25% है।
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 6.75%, बैंक रेट क्या है 6.75%, और फिक्स रिजर्व रेशियो जो रेपो रेट है, फिक्स रिवर्स रेपो रेट है, वो कितनी है 3.5, और ये फिक्स है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं। हमने रेपो रेट पे तो चर्चा कर ली है, लेकिन ये जो 3 टूल्स हैं इन पे अभी हमने चर्चा नहीं की, तो आइए हम इनको देखते हैं कि ये क्या होते हैं, है ना। तो इस पे सबसे पहले हम देखेंगे आपका स्थायी सुविधा दर, मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहा हूं, अगर आप यहाँ पर क्लास देख रहे हैं तो ये जो SDFR है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके मेंस के हिसाब से भी और प्री के हिसाब से। प्री के हिसाब से ऐसे पूछा जा सकता है कि स्थायी जमा सुविधा दर की शुरुआत कब से हुई, या स्थायी जमा सुविधा दर किस समिति की अनुशंसा पर लागू की गई। हमें यहाँ कॉन्सेप्ट के रूप में ये बात समझनी है कि आखिर ये क्यों ये रेट है वो क्यों लाई गई और किसके स्थान पे लाई गई। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 प्रश्न का जवाब दिया है कि 2014 में उर्जित पटेल समिति ने इसकी अनुशंसा की थी, और ये 2017 से मौद्रिक नीति का हिस्सा है। 2017 से मौद्रिक नीति का हिस्सा होने का एक बहुत विशेष कारण है। अगर आप लोगों को याद हो तो 2016 में भारत सरकार ने नोटबंदी, जिसको आप क्या कह सकते हैं, विमुद्रीकरण किया था, डीमोनेटाइजेशन किया था। और डीमोनेटाइजेशन होने से क्या हुआ कि बहुत बड़ी मात्रा में कमर्शियल बैंकों के पास पैसा जमा हो गया, बहुत बड़ी मात्रा में। और अभी मैंने क्या बताया कि रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से कमर्शियल बैंक के पास 2 विकल्प है कि या तो वो पैसा, क्योंकि देखो बैंकों के पास अगर पैसा है तो बैंकों को तो ऋण जो है वो किसी ना किसी को देना है, क्योंकि उनको तो मान लीजिए जिसने जमा किया है उसको तो पैसा देना है, विद इंटरेस्ट रिटर्न वापस करना है। अब बैंक कहां से कमाए, तो बैंक के पास 2 विकल्प होते हैं, या तो वो कस्टमर को दे देगी या वो आरबीआई को दे दे। आरबीआई को किस रेट पे देगी, रिवर्स रेपो रेट पे। लेकिन रिवर्स रेपो रेट में लफड़ा ये था कि आरबीआई कहता है, आरबीआई को भी क्या करना पड़ता था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी पड़ती थी। अब मान लीजिए किसी स्थिति में गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास इतनी नहीं है और बैंकों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, और वो कहना चाह रहे हैं कि आप पैसा ले लो, इंटरेस्ट दे दो, तो फिर आरबीआई ये कहता था कि मेरे पास इतने बड़े लेवल पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए ये SDFR आया। आप सिंपल सी बात इतना समझ लीजिए कि ये एक तरीके से रिवर्स रेपो रेट ही है, जिसमें कमर्शियल बैंक आरबीआई को उधार देते हैं। बस ये रिवर्स रेपो रेट से केवल इतना ही अंतर है कि रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई को बैंकों के पास सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ती थी, और यहाँ पे बैंकों को जो आरबीआई को बैंकों के पास सिक्योरिटी गिरवी रखनी नहीं पड़ती। यानी कि ये बिना कोलेटरल बॉन्ड के आरबीआई जो है वो बैंकों से उधार दे लेता है, और बदले में कोई भी सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखता। देखिए आप पढ़ लीजिए, रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई को बैंकों के पास प्रतिभूति गिरवी रखना पड़ती थी, जबकि SDFR में प्रतिभूति गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है, और आरबीआई बड़े स्तर पे तरलता क्या करती है, इससे सोख लेती है। अब विमुद्रीकरण के टाइम पे पैसा कमर्शियल बैंक के पास बहुत आ गया, तो अब ये कहां से कमाए भाई, इतने बड़े लेवल पे तो पैसा मार्केट में लैंड कर नहीं सकते, क्योंकि जितनी बड़ी मात्रा में पैसा आया उतनी बड़ी मात्रा में लैंड करेंगे तो मार्केट क्रैश हो जाएगा, बड़ी मात्रा में लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, इन्फ्लेशन जैसी स्थिति देखने के लिए मिलेगी, लोग खूब खरीदारी करेंगे और अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगी। तो इस पैसे को फिर कहां पे दिया गया, आरबीआई के पास, और वो भी बिना प्रतिभूति के, और इसी को बोला गया SDFR, है ना, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है ना। और ये इसके लिए फिक्स कर दिया गया कि जो पॉलिसी रेट यानी कि रिवर्स रेपो रेट है उससे क्या होगी, ये 2.5% कम होगी। तो अगर अभी रेपो रेट 6.5% है तो SDFR कितना होगा, SDFR होगा 6.25%, है ना। ये बात समझ जाइए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं SDFR आपको समझ में आया होगा। आगे की क्लास में हम देखते हैं MSFR, है ना। तो MSFR एक तरीके से सुविधा है, और इसलिए इसका नाम है सीमांत सुविधा दर। और ये कुछ नहीं है, मान लीजिए आपको वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई से उधार लेना है, किसके माध्यम से, रेपो रेट के माध्यम से। अब रेपो रेट में सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, और आपके पास सिक्योरिटी है नहीं, किसके पास, गवर्नमेंट
सिक्योरिटी नहीं है, किन के पास? बैंकों के पास। अब ये बैंकों के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन एसएलआर कोटा में आपने प्रतिभूतियां रखी हुई हैं। तो जब बैंक एसएलआर कोटा की प्रतिभूतियों का इस्तेमाल करके आरबीआई से कुछ एक आध रात के लिए उधार ले लेती है, तो इस सुविधा को बोला जाता है एमएसएफआर। ठीक है, अब देखिए चूंकि सुविधा है और इसमें भी एसएलआर कोटा का आप कोटा की सिक्योरिटी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो मेंटेन करनी पड़ती है 15 दिन के अंदर, तो आपको असीमित सुविधा नहीं रहेगी। इसमें क्या होगा कि कम से कम 1 करोड़ रुपए आपको लेने पड़ेंगे और एनडीटीएल का 1% ही आप ले सकते हैं। और ऐसी सुविधा बैंकों को 2011 से प्राप्त है। कब से प्राप्त है? 2011 से। तो ये एमएसएफआर है और ये विशेष सुविधा है और ये केवल वाणिज्यिक बैंकों के पास ही है। तो उम्मीद करता हूं कि ये टूल्स आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बैंक रेट की, और उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, रेपो रेट हो, जो कि पॉलिसी रेट होती है मेन, इसलिए इसको बीच में रखा है, और इसकी दर अभी कितनी है? 6.5%। और इससे कम होगा एसडीएफआर, इससे अधिक होगी एमएसएफआर, क्योंकि ये सुविधा है इसलिए ये ज्यादा होगी। और इसके बराबर क्या होगी? बैंक रेट। प्रश्न ये है बैंक रेट क्या है? तो बैंक रेट में भी आरबीआई क्या करता है, ये धारा 49 के तहत इस्तेमाल करता है। और आरबीआई क्या करता है? आवश्यकता पड़ने पर व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन यानी कि 1 वर्ष या उससे अधिक का जो लोन है वो गिरवी रखकर बैंकों को दे देता है, तो इसको बोलते हैं बैंक दर, और ये एमएसएफआर के बराबर होती है। लॉन्ग टर्म का उधार है बैंक दर, सिंपल सी बात है। बैंक दर क्या है? मान लीजिए लंबी अवधि में यदि आपको मुद्रास्फीति और अपस्फीति का नियंत्रण करना है, अभी नहीं, आपको ऐसा लगता है कि आगे संभावना है कि ये जो मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, तो उस स्थिति में आप बैंक दर को बढ़ा दीजिए या फिर कम कर दीजिए, तो इससे लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट पड़ता है बैंक रेट से, है ना। और देखिए एक चीज, अगर आपको अभी तक ये जितनी बातें समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं आ गई हो तो मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको बता देता हूं कि अगर मुद्रास्फीति है और एक मुद्रा अपस्फीति है, तो आप सिंपल सी बात है कि जब जब मुद्रास्फीति होगी तो सभी टूल्स क्या हैं, उनको बढ़ाया जाएगा, और मुद्रा अपस्फीति होगी तो सभी टूल्स को जो दर है वो कम की जाएगी। सिंपल सी बात। इसके बाद हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इम्पोर्टेंट चीज देख लेते हैं। आरबीआई की गवर्नेंस पे हम चर्चा कर लेते हैं कि जो आरबीआई के पहले गवर्नर थे वो कौन थे, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं वो कौन। मैंने इंपोर्टेंट गवर्नर की यहाँ सूची प्रस्तुत की है, आप एक बार देखो। पहले गवर्नर है ऑसबोर्न स्मिथ, 1935 से 37 तक ये रहे। दूसरे हैं जेम्स टेलर, 1937 से 1943 तक ये रहे। सीडी देशमुख आजादी के समय भारत के गवर्नर थे। और इसके बाद वेनिगल नरसिम्हा, सी रंगराजन बहुत ही इंपोर्टेंट गवर्नर हैं, उनका भी आप ये कार्यकाल याद रखिए। और इसके बाद ये कई गवर्नर हैं, इनकी सूची आप देख लीजिए। और वर्तमान में जो शक्तिकांत दास हैं, 11 दिसंबर 2018 तक आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, और इन पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। देखिए, क्योंकि मुद्रा बाजार को रेगुलेट आरबीआई करता है, इसलिए मैंने आरबीआई और आरबीआई के जो टूल्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, वो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम मुद्रा बाजार पे डिस्कशन करेंगे कि मुद्रा बाजार क्या होता है, और मुद्रा बाजार में हम जितनी भी भारत की बैंक है, कमर्शियल बैंक है, एनबीएफसी है, कोऑपरेटिव बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, और आपकी जो पेमेंट बैंक है, उन पे डिटेल में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम यही इस क्लास को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप इस क्लास से कुछ सीखे हैं, समझे हैं, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे तैयारी करने या नहीं आ पा रहे हैं, तो आप उनको इस क्लास को शेयर करिए और आप भी लाभ लीजिए, उनको भी दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।